नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हालांकि इस समय आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही कम मिल पा रहा है इससे मुझे लगता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है ऑनलाइन पढ़ने में। दूसरा, जल्द ही आप लोगों को इस चीज़ की परमिशन यानी कि कोचिंग और स्कूल की परमिशन मिलने वाली है, तो आप इन चीज़ों को देख देख कर थोड़ा बहुत अपना नॉलेज बस क्रिएटिव रखिए ताकि आप लोगों को आगे चलकर इसमें दिक्कत ना होनी पाए। केवल आपका पढ़ाई से जुड़ाव रहे, इसके लिए ये क्लासेज हैं आप लोगों की। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको एक समान विद्युत क्षेत्र अगर कहीं पर है तो वहाँ पर अगर एक द्विध्रुव रख दिया जाए तो उस द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म को समझाने जा रहे हैं। उससे पहले अपन लोग रिवाइज कर लें कि बलयुग्म होता क्या है। आप लोग 11th में रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णी गति जब आप लोग पढ़े थे तो वहाँ पे एक टॉपिक आया था बलयुग्म, उसे याद करिए। तो बलयुग्म क्या होता है? जब किसी निकाय के दो परस्पर विपरीत सिरों पर समान परिमाण के बल यानी कि बल का मान समान होना चाहिए, परस्पर विपरीत दिशा में लगते हैं, तो इस प्रकार के बलों के जोड़े को ही बलयुग्म कहा जाता है। याद करिए कि बलयुग्म ही रोटेशनल मोशन का मुख्य कारण हुआ करता था, है ना। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वहीं पे हमने आपको बलयुग्म का आघूर्ण भी बताया था थोड़ा सा। क्या होता है बलयुग्म का आघूर्ण? कि जब किसी निकाय पर बलयुग्म लग रहा हो यानी कि दो समान परिमाण के बल विपरीत सिरों पर विपरीत दिशा में लग रहे हों, तो जब किसी निकाय पर बलयुग्म लग रहा हो तो दोनों बलों में से एक बल एवं दोनों बलों के मध्य की जो लंबवत दूरी होती है, इन दोनों के गुणनफल को ही बलयुग्म का आघूर्ण कहा जाता है। अगले स्लाइड में केवल इसका सूत्र देख लीजिए। बलयुग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो चलिए अब यहाँ पे अपन लोग थोड़ा सा इस चित्र को समझते हैं डिटेल में कि कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगर विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो वहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, यदि समांतर नहीं है तो वहाँ पे असमान विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है। तो देखिए, नीली कलर की लाइन से हम विद्युत बल रेखाओं को दर्शाए हैं। तो यहाँ पे सभी विद्युत बल रेखाएं परस्पर क्या है? समांतर हैं, इसलिए एक समान विद्युत क्षेत्र है। दूसरा, ये रेखाएं बाएं से दाहिनी ओर जा रही हैं, ध्यान से देखिए। और आप लोग कल एक गुण पढ़े थे विद्युत बल रेखाओं की कि ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर क्या होती हैं? समाप्त। तो चूंकि ये बाएं से दाएं ओर जा रही हैं तो पक्का है कि बाईं ओर कोई न कोई धनावेश होगा आगे। हालांकि ये चित्र में जो दो आवेश हम एक लाल कलर और पर्पल कलर से बना के रखे हैं बड़े बड़े दोनों ओर, इन्हें आपको नहीं बनाना होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। तो बाईं ओर कोई न कोई बड़ा सा धनावेश होगा जिससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और दाहिनी ओर बहुत दूरी पर कोई न कोई ऋणावेश होगा जिस पर होकर जाकर ये समाप्त हो रही हैं, इसीलिए बाईं से दाईं ओर जा रही हैं। ठीक है। अब आप एक कल्पना करिए, अगर मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा जाए ए बी, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो आप जानते हो कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में क्या होगा? आकर्षण। मान लीजिए इसे थीटा कोण बनाते रख रहे हैं विद्युत बल रेखाओं के साथ, तो प्लस क्यू आवेश को ये बड़ा वाला जो माइनस क्यू आवेश है अपनी ओर खींचेगा, जबकि उसके विपरीत दिशा में माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश खींचेगा, जिससे दोनों सिरों पर बल लगने लगेगा और ये घूमकर इस विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। ठीक है। तो क्या इस पर बलयुग्म लगा? ये देखने के लिए आइए इस पर बल कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों सिरों पर। आपको याद होगा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र E बराबर, ऊपर देखिए काले कलर से मैंने लिखा हुआ है, E बराबर F बटे Q होता था, बल बटे आवेश। अगर अपन इसका तिर्यक गुणा कर लें तो किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला जो बल आएगा F बराबर Q इंटू E आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहीं पर कैपिटल E है
है ना, उस पर एक द्विध्रुव ए बी रख देते हैं, जिसके ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, मध्य बिंदु ओ तथा लंबाई क्या है 2l है। तो प्लस क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा, ऊपर वाले सूत्र से देखिए, F बराबर क्यू इंटू ई, आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसीलिए प्लस क्यू आवेश पर बल कितना लगेगा, क्यू इंटू ई के बराबर। और किस दिशा में लगेगा, जिस दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र जा रहा है, क्योंकि धन आवेश है, इसे बड़ा वाला ऋण आवेश अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी। जबकि बी सिरे पर रखे माइनस क्यू आवेश पर बल कितना लगेगा, यहाँ पर उपस्थित आवेश Q इंटू यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो क्यू ई के बराबर लगेगा। और इसकी दिशा क्या होगी, चूंकि बड़ा वाला धन आवेश इस ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसीलिए इसकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, है ना। तो आइए देखते हैं क्या ये दोनों बल बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं। तीनों शर्तों को देखते हैं। एक निकाय ए बी है, जिसके विपरीत सिरों पर ए और बी पर अलग अलग दो बल लग रहे हैं, है ना। चूंकि इन दोनों बलों का परिणाम क्या है, Q इंटू ई परिमाण, है ना, तो परिमाण तो बराबर है, एक शर्त तो पूरी हो रही है। दूसरा, ए और बी पर बल लग रहा है तो विपरीत सिरों पर भी लग रहा है। अब दिशा को देख लेते हैं। तो ए पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जबकि बी पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तो ये बल परस्पर विपरीत दिशा में भी लग रहे हैं। तो चूंकि ये दोनों बल तीनों शर्तों को, बलयुग्म के तीनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों बल मिलाकर इस पर बलयुग्म का निर्माण कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि बात स्पष्ट ये हुई कि जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है कुछ कोण बनाते हुए, तो इस पर बलयुग्म कार्यरत हो जाता है, और इस पर कार्यरत इसी बलयुग्म का आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर परिभाषा को एक बार फिर से रिवाइज करें तो क्या था कि एक सिरे पर लगने वाला बल जो कि QE है तथा दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी के गुणनफल को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो लंबवत दूरी हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए एक बीएन रेखा हम खींच लेते हैं जो कि विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, या फिर बी बिंदु पर लगने वाले QE बल के समांतर होना चाहिए, है ना। और ए बिंदु पर रखे प्लस क्यू आवेश से इस पर एक लंब डाल देते हैं। तो जो हम AN लंब डालेंगे वही लंब इन दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी हो जाएगा। तो आइए इसकी लंबाई भी निकाल लेते हैं। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है क्योंकि लंब डाला गया है N बिंदु पर, है ना। और चूंकि आपके द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, इसलिए इसका एक कोण कितना हो जाएगा, थीटा। तो अगर इस समकोण त्रिभुज में हम साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब AN बटे कर्ण AB। अगर तिर्यक गुणा करते हैं तो लंब का तिर्यक गुणा हो जाएगा साइन थीटा के साथ, और लंब क्या था आपका कर्ण का गुणा साइन थीटा के साथ हो जाएगा। तो AN बराबर आपका क्या आ जाएगा, कर्ण की लंबाई 2l है द्विध्रुव की, तो 2l साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें हुई इस चित्र के बारे में। आइए अब इसकी थ्योरी कैसे लिखना है डिटेल से सुन ले। माना कि किसी स्थान पर एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में एक विद्युत द्विध्रुव AB रखा गया, AB थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इसके ए बिंदु पर QE आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि बी बिंदु पर QE आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, जिससे ये दोनों बल बलयुग्म का निर्माण करेंगे। तब बलयुग्म के आघूर्ण की परिभाषा से द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण बराबर, अब इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। और बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। तो टाउ बराबर एक सिरे पर लगने वाला बल QE था, तो एक बल QE गुणे दोनों बलों के लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, AN। समीकरण हम क्या मान लिए, फर्स्ट। फिर समकोण त्रिभुज ANB में देखिए, ANB में क्या था, साइन थीटा हम लगा देंगे। साइन थीटा बराबर लंब AN बटे कर्ण AB। AB का तिर्यक गुणा करेंगे तो AN बराबर AB इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर AN का मान बराबर कितना आ जाएगा, AB का मान, द्विध्रुव की लंबाई 2l हो जाएगा, तो AN बराबर 2l साइन थीटा हो जाएगा।
ये ए एन का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, टाउ बराबर, देखिए क्यू ई जो था उसे उसका क्यू हम बाद में लिख लिए हैं तो क्या हो गया है आपका ई क्यू गुणे 2l साइन थीटा। अब आपको ध्यान होगा क्यू इंटू 2l बराबर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P, तो उसकी जगह पर हमने P रख दिया Q इंटू 2l को और P को E के पहले लिख लिया तो टाउ बराबर P साइन थीटा। यही एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक है। ठीक ना। इसका सदिश रूप भी आपसे पूछा जाता है तो सदिश रूप को देखने के लिए आप पहले तो एक 11th का सदिश का सूत्र याद कर लीजिए। क्या होता था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। अगर कहीं पर ए बी साइन थीटा लिखा है और दोनों ए और बी सदिश राशियां हैं तो उसे हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ये भी सदिश राशि होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी सदिश राशि है। तो P साइन थीटा के रूप में लिखा है तो क्या हम इसे P क्रॉस E लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसीलिए वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा और इस बलयुग्म के आघूर्ण की दिशा वेक्टर P और वेक्टर E दोनों के लंबवत होगी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से प्राप्त होने वाली राशि का हमेशा दिशा दोनों सदिशों के लंबवत हुआ करता था। याद करिए 11th में बताया गया था आपको, है ना। तो ये इसका सदिश रूप हो गया। एक चीज़ और आपसे अक्सर पूछी जाती है इसके बारे में कि यह कब अधिकतम और कब न्यूनतम होगा। तो यहाँ देखिए टाउ के साथ साइन थीटा जुड़ा हुआ है और साइन थीटा क्या है, थीटा क्या है, उसकी परिवर्ती राशि है। जब उस पर बल लगेगा तो वो विद्युत क्षेत्र के अंदर घूमने लगेगा। देखिए इस चित्र में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे रखा गया है तो प्लस क्यू आवेश को बड़ा वाला माइनस क्यू आवेश आकर्षित करेगा और माइनस क्यू आवेश को बड़ा वाला प्लस क्यू, तो इस पर घूमने लगेगा यानी कि रोटेशनल मोशन करने लगेगा। तो थीटा लगातार आपका बदलता चला जाएगा और जब थीटा बदलेगा तो उसी के आधार पर इसकी अधिकतम और न्यूनतम स्थितियां होंगी। तो यहाँ पे साइन थीटा जुड़ा है तो साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान कितना होता है, 0। तो टाउ का अधिकतम मान तब होगा जबकि साइन थीटा का मान कितना आ जाए, 1, और न्यूनतम मान कब होगा, जबकि साइन थीटा का मान क्या आ जाए, 0। तो इसी के आधार पर इसके अधिकतम और न्यूनतम मान की स्थितियाँ बनती हैं कि बलयुग्म के आघूर्ण का अधिकतम मान होगा यदि साइन थीटा बराबर कितना आ जाए, 1। तो साइन थीटा की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो टाउ बराबर हमें क्या मिल जाएगा, P। यही क्या होगा, बलयुग्म के आघूर्ण का अधिकतम मान। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखना जरूरी है बेटा कि ये द्विध्रुव किस स्थिति में होगा तो अधिकतम इस पर बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा। तो आपने देख लिया कि अधिकतम तब लग रहा है जबकि साइन थीटा का मान 1 है और साइन की सारणी में अगर आप देखने जाओ तो कितने डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 का। तो इसीलिए साइन थीटा बराबर 1 की जगह पर हमने क्या रख दिया, साइन 90। साइन साइन कट गया तो थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि जब द्विध्रुव का कोण विद्युत क्षेत्र के साथ 90 अंश पर हो तब इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा और 90 अंश तब होगा जबकि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए। तो यानी कि आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तब इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि न्यूनतम कब हो। तो न्यूनतम देखने के लिए आप लोग देखोगे कि साइन की सारणी में साइन थीटा का मान जब 0 हो तब न्यूनतम होगा। तो इसीलिए न्यूनतम तब होगा जबकि साइन थीटा का मान क्या आ जाए, 0। इस कंडीशन में जब हम P साइन थीटा में साइन थीटा का मान 0 रख देंगे तो 0 का गुणा जब P से होगा तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, 0, यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 न्यूनतम स्थिति में। अब ये देख लें कि किस स्थिति में 0 होगा। तो साइन थीटा का मान 0 केवल 0 डिग्री पर होता है, इसीलिए 0 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0, यानी कि साइन थीटा बराबर साइन 0। साइन साइन कट गया तो थीटा बराबर 0, यानी कि जब विद्युत क्षेत्र के समांतर आप रख दोगे द्विध्रुव को तब इस पर लगने वाला बलयुग्म क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। अगर आप इसे और अच्छे समझना चाहो तो देखिए यहाँ पे अगर समांतर हो जाएगा यानी कि प्लस क्यू आवेश और नीचे घूम कर चला है और माइनस क्यू आवेश थोड़ा ऊपर चला जाए तो प्लस क्यू आवेश को क्यू ई बल के साथ अपनी ओर खींचेगा माइनस आवेश, जबकि माइनस क्यू आवेश को क्यू ई बल के साथ अपनी ओर खींचेगा। तो दोनों बल 180 डिग्री पर परस्पर विपरीत दिशा में हो जाएंगे। तो टोटल जो बल होगा
प्लस एफ माइनस एफ हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इसीलिए टोटल बल क्या हो जाएगा उस समय, जीरो, यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, जीरो। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक और स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम गॉस प्रमेय स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत फ्लक्स का पोर्शन। तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको जानना जरूरी है। तो ये बेसिक बातों में से सबसे पहली बात होती है सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो सतत आवेश वितरण क्या है, आइए समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास बिंदु आवेश है, यानी कि किसी बिंदु पर एक आवेश आप रख देते हो, तो उस बिंदु का बस आवेश प्लस क्यू रहा आएगा, क्यू आवेश अगर है तो। पर अगर आप इसे किसी बड़ी वस्तु को आवेश को देते हो, तो आवेश उसके किसी एक बिंदु पर स्थिर नहीं रहता है, वो उस पर पूरी तरह से फैल जाता है ना। तो आवेश का इस प्रकार से पूरी तरह से फैलना ही आवेश सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब वस्तुएं सामान्यतः आप लोग तीन प्रकार की देख सकते हो अपने आसपास के जीवन में। पहली तो एक लंबी वस्तु जैसे कि रॉड होती है, तो अगर आप इसे आवेश देते हो तो आवेश पूरे रॉड पर क्रमानुसार एक समान लंबाई में वितरित हो जाएगा, एक रेखा के समान उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो इस प्रकार से आवेश के फैलने को रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। अच्छा, दूसरे प्रकार की वस्तु आप लोग समतल चद्दर देख सकते हो, जैसे कि कागज होता है आपका, और अगर इस पर आप आवेश देते हो तो ये आवेश एक बिंदु पर न रहकर इसके पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, है ना। इसके लिए मैंने आगे एक चित्र भी बना रखा है। ये देखिए, पहला आवेश एक लंबा रेखा था ए वाला, तो इस पर पूरी एक रेखीय रूप से वितरित हो गया था। दूसरा आवेश बी वाला आपका समतल चद्दर है, तो अगर इसको आप आवेश देते हो तो किसी एक बिंदु पर न रहकर इसके संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा आवेश। और इस प्रकार के आवेश वितरण को हम लोग पृष्ठीय, क्योंकि पृष्ठ पर वितरित हो रहा है, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जबकि सी प्रकार की वस्तु में हमने एक घन को ले लिया समझने के लिए, अगर इसको आप प्लस क्यू आवेश देते हो तो ये आवेश किसी एक बिंदु पर न रहकर इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। इस कंडीशन में हम इसे क्या बोल देंगे, आयतन आवेश वितरण। देखिए यहाँ पे, तो इसीलिए सतत आवेश वितरण को तीन भागों में बांटा गया है, रेखीय लंबाई वाली वस्तु के लिए, पृष्ठीय समतल वस्तु के लिए, और आयतन किसी आयतन वाली वस्तु के लिए वितरण, है ना। तो महत्वपूर्ण ये आवेश वितरण समझना था। इसके बाद हमें जो यूज करेंगे कैलकुलेशन वगैरह में वो होगा आवेश का घनत्व, है ना। तो आवेश के घनत्व को देखने के लिए, चूंकि आवेश वितरण तीन प्रकार का है, इसीलिए आवेश का घनत्व भी तीन प्रकार का होगा। पहला तो होगा रेखीय आवेश घनत्व के कारण, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा रेखीय आवेश वितरण के कारण। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब आवेश का वितरण एक लंबी वस्तु में रेखीय रूप से होता है तो इसके प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इस बात को समझते हैं बेटा, कि अगर मान लो हम एक रॉड को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो उस पर पूरा रेखीय रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाएगा। अगर उसकी लंबाई यल हो तो पूरी लंबाई में कुल आवेश कितना है, क्यू है, तो यल लंबाई, तब इसकी एकांक लंबाई में कितना आवेश हो जाएगा, तो यल का भाग देना पड़ेगा क्यू में। इसीलिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर आवेश बटे लंबाई, और आवेश अगर क्यू था तो क्यू बटे यल हो जाएगा। और अगर इसका मात्रक हम देखने जाएं तो ऊपर आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, नीचे लंबाई है तो उसका मात्रक मीटर, तो इसलिए मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगले पोर्शन में चलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसके लिए समझिए, पृष्ठ वही समतल चद्दर के लिए आपका तुरंत दिमाग में होना बन जाना चाहिए जी एक चित्र। तो जब आवेश किसी समतल चद्दर को दिया जाता है तब आवेश इसके संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तब इसके एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया कुल आवेश बटे पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल,
यानी कि Q बटे ए। याद रखिएगा सिग्मा बराबर Q बटे ए। आगे गॉस प्रमेय में जब अपन लोग समतल चद्दर के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या लगने वाला बल निकालेंगे तब हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, है ना, सिग्मा की। तो इसीलिए इनको अपने दिमाग में बैठाते चलिए यहाँ पे। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? चूंकि ऊपर आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम्ब और नीचे क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयतन आवेश घनत्व, यानी कि जब आवेश आप किसी बड़ी वस्तु को दोगे तो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, तब इसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं अपन। तो रो बराबर क्या होगा, दिया गया कुल आवेश बटे कुल वस्तु का आयतन, है ना। तो बराबर करके आप क्या लिखोगे, दिया गया कुल आवेश Q है और वस्तु का आयतन कितना है V, तो Q बटे V। और इसका मात्रक जो है वो क्या होगा, कूलाम्ब प्रति मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ठीक है, इन चित्रों को भी देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगले क्लास से आप लोगों को मैं गॉस प्रमेय और विद्युत फ्लक्स बताना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।